हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब इंडियन इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए तो उसके अंदर तीन चीजें की गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है वो लिबरलाइजेशन का है। और ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि लिबरलाइजेशन के अंदर ये चार मेजर सेक्टर में चेंजेस किए गए थे। देन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन आता है, देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आता है। तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वाले पार्ट में देख लीजिए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि लिबरलाइजेशन के अंदर 1991 में क्या चेंज आया था, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चेंज आया था, फिस्कल रिफॉर्म्स में, और क्या चेंजेस आए थे एक्सटर्नल रिफॉर्म्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। जैसा कि आज का टॉपिक मैंने बताया आपको, आज हम डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन के अंदर ये तीन रिफॉर्म्स जो 1991 में किए गए थे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले वाले रिफॉर्म्स की तरफ, जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स का मतलब यहाँ पर क्या है, आप सभी को पता है कि जिस तरह से हमारे शरीर में ब्लड काम करता है, वैसे ही एक इकोनॉमी में जो मेन काम करता है वो है मनी। तो मनी को मैनेज करना बहुत जरूरी है, और मनी को मैनेज करने के लिए जो हमारी इकोनॉमी में सबसे अहम रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो है हमारे बैंक। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए थे, मेजरली वो रिफॉर्म्स किए गए थे बैंकिंग सेक्टर में। आपको बता दूं, 1991 से पहले इंडिया के अंदर प्राइवेट बैंक अलाउ नहीं थे। इंडिया के अंदर ओनली गवर्नमेंट बैंक हुआ करते थे। तो बाद में क्योंकि इन नंबर ऑफ बैंक्स को बढ़ाना था, तो ये किसके लिए खोल दिए गए गेट? ये गेट नॉन बैंकिंग सेक्टर के लिए भी खोल दिए गए। मतलब यहां पर अब कई सारी कंपनियां आ सकती थी जो बैंक तो नहीं थी, लेकिन वो फाइनेंस का काम कर सकती थी। एज वेल एज यहां पर यही काम खोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए कि वो अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी खोल सकते हैं। तो ये मेजर चेंजेस कब आया था? 1991 में आया था। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी चेंज आया था, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी चेंज आया था। अब इसके अंदर जब मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर, तो देखिए यहां पर बहुत टाइम टू टाइम बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हुए आए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हुए आए हैं। लेकिन हाल फिलहाल पीछे अगर मैं 10 सालों की बात करूं तो यहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी है। तो वो भी हम इसमें टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। जैसा कि आपने डिमोनेटाइजेशन सुना होगा, तो आप वाली डिमोनेटाइजेशन जो आपने सुनी है वो कौन सी सुनी है? आपने सुनी है 8 नवंबर 2016 वाली डिमोनेटाइजेशन। एक्चुअली ये लास्ट डिमोनेटाइजेशन हमारा था जो रिसेंटली हुआ था, अभी 4-5 साल पहले, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हमारा पहला डिमोनेटाइजेशन था, इससे पहले कभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तो मैं बोलूंगा यस, 2-3 बार हो चुका है। जिसमें से आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था इंडिया में? जी, हुआ था 1946 में, जिसमें 1000 के और 10,000 के नोट को बैन कर दिया गया था। तो अच्छा, यहां पर कौन से नोट को बैन किया गया था लास्ट डिमोनेटाइजेशन में, आप बताएंगे? 100 के, 50 के, 1000 के? चलो ठीक है, कमेंट करके बता देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बता जरूर देना कि कौन कौन से नोट बैन किए गए थे और कौन सा चालू किया गया था। तो लास्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को। देखिए, ये जितने भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ना, वो क्यों किए जा रहे हैं? ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छे से क्या कर सके, रन कर सके। अब इसी से रिलेटेड अगर आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन और आ जाता है, तो पेपर में आ सकता है कि डिमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मैं आपके साथ एक बार डिमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर देता हूं, क्या थे यहां पर। देखिए, डिमोनेटाइजेशन करने का जो ये वाली डिमोनेटाइजेशन थी, उसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट, इट इज एन अटेम्प्ट टू मेक इंडियन करप्शन फ्री। पहला ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया करप्शन फ्री हो जाए। दूसरा था, इट इज डन टू कर्ब द ब्लैक मनी, ब्लैक मनी पकड़ में आ जाए, उस चीज के लिए हमने क्या करी थी? डिमोनेटाइजेशन किया था। देन टू कंट्रोल द एस्केलेटिंग द प्राइस राइज, जो लगातार प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही थी, लगातार कीमतें बढ़ रही थी, उनको कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? डिमोनेटाइजेशन किया था। अब ये अलग डिबेट वाला टॉपिक है और डिस्कस वाला टॉपिक है कि ऐसा हुआ या नहीं, बट हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब हम क्या करना चाहते हैं। जिस तरह से आप अपनी क्लास में 90+, 95+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव है ना। अब जरूरी नहीं है कितने आ जाएंगे, हो सकता है ज्यादा आ जाए, हो सकता है कम आ जाए। तो सेम ये क्या ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट ये करना चाहती थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये हो गया।
फोर्थ पॉइंट, टू स्टॉप द फंड्स फ्लो टू इलीगल एक्टिविटी। आपने सुना होगा कि कई सारे जो आतंकवादी थे वो इंडिया की करेंसी को यूज कर रहे थे, ठीक है, तो उस केस में उनके पास ये करेंसी हो भी तो बर्बाद हो जाए, इसलिए ब्लैक डिमोनेटाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट, टू मेक द पीपल अकाउंटेबल फॉर एवरी रुपी। जितना भी लोगों के पास पैसा है उन्हें बताना पड़े कि आपके पास ये पैसा कहां से आया, तो सही बात है अकाउंटेबल। और अगर आपके पास हद से ज्यादा पैसा है तो आपके पास टैक्स बनता है, टैक्स नहीं दिया तो ब्लैक मनी कहलाएगी। तो समझ रहे हो, ये डिमोनेटाइजेशन इसलिए ही किया गया था। एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू मेक द कैशलेस सोसाइटी एंड क्रिएट डिजिटल इंडिया। ये मैं मानता हूं बहुत हद तक हुआ है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम के बाद इंडिया के अंदर आपने देखा है कई सारी ऑनलाइन पेमेंट चालू हो गई हैं। लोग आज के टाइम में पेमेंट कैश करने के बजाय किससे करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। तो यस, ये तो हुआ है, ये तो हम फील कर सकते हैं। बाकी के ऊपर के लिए हमें सरकारी डाटा देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट का डाटा देखना पड़ेगा कि कितना हुआ कितना नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव क्या थे, किसके लिए, डिमोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा जरा नेक्स्ट वाले रिफॉर्म्स में, जो कि हमारा कौन सा, फिस्कल रिफॉर्म्स। देखिए पहला हो गया फाइनेंशियल, इससे पहले ऑलरेडी लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं इंडस्ट्रियल। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम कौन सा, फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल का मतलब क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट हर साल अपना बजट बनाती है और बजट बनाने के बाद गवर्नमेंट आपसे क्या करती है, टैक्स लेती है और आप पे ही खर्चा करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, सब्सिडी देती है, पुल बनाती है, डैम बनाती है, नालियां बनवाती है, सड़क बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है। तो मतलब गवर्नमेंट टैक्स का पैसा आता है और क्या कर देती है, आपके ऊपर खर्च कर देती है। तो इसको मैनेज करना क्या कहलाता है, फिस्कल रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो वैसे तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी फिस्कल रिफॉर्म्स, 1991 में बहुत सारी चीजें की गई थी जिससे हमारा बीओपी जो बहुत ज्यादा नेगेटिव में जा रहा था, अनफेवरेबल हुआ था, वो फेवरेबल हो गया था। बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे ऑलरेडी, लिबरलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा। या आप ये बता सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जब एलपीजी अपनाया गया तो उसके कॉजेज क्या थे, उसमें यही कॉजेज दिखा रखे थे कि ये कारण हो गया था, तो सुधार हुआ था। बट मेजरली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है टैक्स के ऊपर। टैक्स बता दूं आपको दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो जिस व्यक्ति पे लगाए जाते हैं वही इसका बर्डन भरता है, बोले तो जिसका बर्डन उसी पर लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, आपने सुना होगा इनकम टैक्स, आपने प्रॉपर्टी या वेल्थ टैक्स सुना होगा। ये वो टैक्स है जिसके पे लगाया जाता है वो इसको भरता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो टैक्स ही मैं भरूंगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता गवर्नमेंट से मैं बोल दूं भाई सर मेरी टैक्स इनकम ज्यादा है लेकिन टैक्स सामने वाले से ले लो, इसको ये पड़ता कम है तो इसको टैक्स ज्यादा चार्ज कर लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इनकम टैक्स एक्चुअली बेटा क्या लगाया जाता है, किस चीज पे लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है वही इसको भरता भी है इनकम टैक्स का। एंड उसके बाद एक और है इनडायरेक्ट टैक्सेस। उस टाइम पे कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। वेल आपके सिलेबस में क्या बताना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट ने एक टॉपिक या कह लीजिए सीबीएसई ने एक टॉपिक ऐड कर दिया है जीएसटी। तो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस तो देखिए कई सारे हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट चेंजेस किया, जीएसटी लेके आ गई। तो पढ़ लेना जीएसटी कब लेके आई और इसके मेनली ऑब्जेक्टिव क्या थे, जीएसटी लाने के ऑब्जेक्टिव क्या थे। जिस तरह से हमने डिमोनेटाइजेशन पढ़ा और डिमोनेटाइजेशन में बताया था कि डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने क्यों किया था, वैसे ही गवर्नमेंट जब जीएसटी लेके आई तो जीएसटी लाने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जीएसटी के टॉपिक में बता देता हूं आपको, यहां पर दिख रहे होंगे जीएसटी के ऑब्जेक्टिव दिए होंगे कई सारे। तो सिंपल सा पहला कारण तो यही था कि कई सारे टैक्सेस थे इंडिया में, उन सारे टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स बनाना चाहते थे, इसलिए जीएसटी को लाया गया था। तो और कौन सी चीज गुड्स में आएगी, कौन सी चीज सर्विस में आएगी, ये सारे डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए भी क्या बनाया गया था, जीएसटी बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो यहां पर दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे, ये आप पढ़ लेना इसे अच्छे से। तो एक तो ये हो गया जीएसटी ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट जो रिफॉर्म्स किया गया था लिबरलाइजेशन के अंडर वो था हमारा कौन सा, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। अब ये एक्सटर्नल रिफॉर्म्स क्या थे, देखिए एक्सटर्नल रिफॉर्म्स के अंदर यहां पर आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर दो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता था, आज अगर मुझे विदेशों से कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए मुझे डॉलर लगेगा, लेकिन पहले ना डॉलर नॉर्मल चीजों के लिए तो छोड़ दो, मोबाइल के लिए छोड़ दो, कैमरे के लिए छोड़ दो, इवन आपके अगर फैक्ट्री है और कंपनी है और अपनी फैक्ट्री के लिए आप क्या लेके आना चाहते हैं, कैपिटल गुड्स लाना चाहते हैं तो वो भी अलाउ नहीं था।
तो बाद में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म चेंज जिसमें बदलाव किया गया और जिसमें पार्शियली अब आपको कन्वर्जन करना चालू करा गया, विच मीन्स आप अपने रुपए को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं और विदेशों से मशीन और जो भी सामान खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये किसके अंडर आया? ये आया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर ही आया। डिटेल में आप एक बार बुक में देखना, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। एंड इसके बाद फिर आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो एक तो सुधार हमें यही करना था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। क्यों? आपने पढ़ा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने का एक कॉजेज ये था कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो बहुत ही लो गए थे। अब बहुत ज्यादा लो गए तो वो लो से हाई कैसे जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा? जी वो लो से हाई ऐसे जाएगा बेटा, जब हमारे पास क्या आएगा? फॉरेक्स आएगा। फॉरेक्स मतलब फॉरेन रिजर्व। और फॉरेन रिजर्व कहां से आएगा? जब हम विदेशी कंपनियों को इंडिया में बिजनेस करने देंगे। तो विदेशी कंपनियों को इंडिया में बिजनेस करने के लिए हमने जानबूझकर अपनी करेंसी में क्या किया? डीवैल्यूएशन किया। वेल कई लोगों ने अगर बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पढ़ लिया होगा तो उन्हें पता होगा कि डीवैल्यूएशन क्या होता है। तब भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जब कोई गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराती है तो उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू पहले मान लेते था 40 रुपए। कितने रुपए था? 40 रुपए थे। बाद में गवर्नमेंट ने $1 इक्वल टू 50 रुपए कर दिया। इससे हमारी करेंसी क्या हो गई? वीक हो गई। देखो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, कहां सर वीक हुई है? स्ट्रांग हुई है करेंसी। $1 पहले 40 का था, 50 का हो गया, तुम्हारी करेंसी तो स्ट्रांग हुई है। नहीं बेटा, आप मान के चलिए आप फॉरेनर है, हम अमेरिकन है और आप इंडिया से कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो पहले आप इंडिया से $1 में 40 रुपए वाला ही सामान खरीद पाते थे। लेकिन क्योंकि डीवैल्यूएशन करने के बाद, मैंने ये एग्जांपल लिया वैल्यू, डीवैल्यूएशन करने के बाद अब आप कितना खरीद सकते हैं? $1 में 50 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। तो हमारी करेंसी तो क्या हो गई? वीक हो गई। और जब हमारी करेंसी वीक हो जाएगी तो आप अमेरिकन, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, तो आप इंडिया से क्या खरीदेंगे? ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि आपको विदेशों से इंपोर्ट करना, खासकर इंडिया से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा। तो तुम इंपोर्ट करोगे तो इंडिया वाले क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट क्या हो गए? बढ़ गए। तो गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन करने का कारण यही था, डीवैल्यूएशन से हमारे पास ताकि फॉरेक्स, फॉरेन रिजर्व क्या जाए? ज्यादा आ जाए और इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ जाए। होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए। तो एक बार समअप कर देता हूं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जिसे बोला गया था एलपीजी, जो कब हुए थे? 1991 में हुए थे। 1991 में हुए थे, जिसके अंदर 3 मेजर चेंजेस किए गए थे। एक तो लिबरलाइजेशन जिसे बोला गया एल, एक प्राइवेटाइजेशन और एक जी से ग्लोबलाइजेशन। ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ चारों डिस्कस कर दिए हैं, वो भी किसके अंदर के? लिबरलाइजेशन के अंदर के। मींस हमारा लिबरलाइजेशन खत्म हो चुका है इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स किए गए थे। देन उसके बाद एक पार्ट और बनता है इसके अंदर कि इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स किए गए ये एलपीजी वाले, तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट थे और क्या नेगेटिव इफेक्ट थे। वेल आज की क्लास में इतना ही। अगर समझ आया तो एक लाइक कर दो ताकि मुझे पता पड़ जाए हाँ जी ये टॉपिक आपको समझ आ रहा है। बाद बाकी अपने उस दोस्त के साथ एक बार शेयर कर दो जिसको ये टॉपिक बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है, वो आपको भी थैंक यू बोलेगा और मुझे भी थैंक यू बोल देगा। ठीक है, तो आज की क्लास के इतना ही है। बाद बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।